दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वर्तमान भारत सरकार के शासन करने का मूल मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जब इस मूल मंत्र को आर्थिक क्षेत्र में लागू किया जाता है तो इसकी सबसे बेहतर अभिव्यक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जब वो कहते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। ये सरकार का काम नहीं है कि वो कारोबार करे। जब सरकार कारोबार नहीं करेगी तो कौन कारोबार करेगा? कारोबार करेगा व्यक्ति, यानी निजी व्यक्ति। यही नीति भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण की नीति के माध्यम से अपनाई गई थी। लेकिन क्या 1991 के बाद से भारतीय उद्यमियों में उस तरह के सुधार हुए हैं, उस तरह का उभार हुआ है कि वो बड़े स्तर पर रोजगार की दशाएं पैदा कर सकें, उत्पन्न कर सकें? कम से कम हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े तो इस तरह की स्थितियों को प्रदर्शित नहीं करते। इन डेप्थ में हमारा यही आज का टॉपिक होगा और हमारे टॉपिक का नाम होगा क्या है भारतीय उद्यमियों यानी एंटरप्रेन्योर के आगे बढ़ने की हकीकत। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये खबर क्या है और चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद इस पूरी खबर की पृष्ठभूमि जानने के लिए हम थोड़ा सा परिचय लेंगे 1991 के आर्थिक सुधारों का और इसकी परिणति के रूप में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का। फिर हम ये देखेंगे कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसके डेटा किस तरह की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं और ये उद्यमियों के उभार की भारत में क्या वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, बाद में फिर ये देखेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो सबसे पहले खबर देख लेते हैं। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है। खबर है द राइज ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अ रियलिटी चेक, यानी भारत में भारतीय उद्यमियों का उभार, इसकी वास्तविकता को चेक करने के लिए यह पूरी खबर है। और ये खबर चर्चा में क्यों आ गई है? क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने, जो एक प्राइवेट थिंक टैंक है, ये एक प्राइवेट थिंक टैंक है, इसने हाल ही में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ये आंकड़े जिस तरह की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं वो भारत में उद्यमियों के उभार की वो तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है जो सामान्य परसेप्शन बना हुआ है, सामान्य धारणा बनी हुई है। सामान्य धारणा क्या बनी हुई है कि भारत वर्तमान में उद्यमियों का पूरे विश्व में एक हॉट स्पॉट है, ये धारणा बनी हुई है। लेकिन CMIE के आंकड़े इस तरह की स्थितियों को प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए ये पूरी खबर चर्चा में आ गई है। CMIE 1976 में स्थापित हुआ था और जैसा कि मैंने बताया ये एक प्राइवेट थिंक टैंक है और रोजगार के अलग अलग आंकड़े समय समय पर प्रस्तुत करता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधार और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना क्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1991 में भारत में बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक सुधार किए गए, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, NER, जो आर्थिक उदारीकरण की नीति पर आधारित थे। और इसके तीन महत्वपूर्ण पक्ष थे। वो तीन महत्वपूर्ण पक्ष क्या थे? बाजारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? बाजार के क्षेत्र में ओपननेस, खुलापन, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना और इसको बिजनेस में शामिल करना, और वैश्विक व्यापार के लिए भारत के मार्केट को खोलना ताकि दुनिया भी भारतीय वस्तुओं के लिए अपना मार्केट खोले। यानी मोटे तौर पर ये एक खुलेपन की नीति थी और इसमें सरकार के नियंत्रण को कम किया गया, यानी विनियंत्रण की नीति अपनाई गई, जिससे क्या हुआ कि अलग अलग बहुत से लोग शामिल हुए उद्यम में और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, क्योंकि अब ज्यादा लोग प्रतिस्पर्धा में आ गए। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या हुआ? आर्थिक क्षमता और उत्पादकता, इसमें बढ़ोतरी हो गई और इसने आर्थिक समृद्धि की, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, भारत में नई दरों को स्थापित कर दिया। ये मोटे तौर पर ये नीति अपनाई गई। इस नीति के दो प्रमुख हिस्से थे।
जो भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। ये दो स्तरों पर सुधार हुए, एक स्तर संरचनात्मक सुधार और दूसरे स्तर पर समष्टिगत आर्थिक स्थिरीकरण की नीति, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की नीति। संरचनात्मक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए क्या किया गया? मौद्रिक नीति में सुधार किया गया। मौद्रिक नीति के अंतर्गत सुधार हुआ, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सुधार हुआ, तीन स्तरों पर सुधार हुए राजकोषीय नीति के अंतर्गत, और बाह्य क्षेत्र सुधार हुआ। बाह्य क्षेत्र सुधार का क्या मतलब हुआ? जैसे भुगतान संतुलन से संबंधित, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित सुधार किए गए। इसी तरह से जो संरचनात्मक सुधार है, इसके अंतर्गत औद्योगिक नीति सुधार हुए। औद्योगिक नीति सुधार, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र सुधार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र सुधार, इसके अंतर्गत व्यापार और पूंजी प्रवाह सुधार, पूंजी प्रवाह सुधार भी हुए। और इसी के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र फाइनेंशियल सेक्टर सुधार भी हुए। इन सेक्टर में क्या हुआ कि जैसे, और इसमें औद्योगिक नीति सुधार में लाइसेंस की व्यवस्था को सीमित कर दिया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र सुधार में जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया। इससे बड़े स्तर पर जो निजी व्यक्तियों के उद्यम है, वो उनका कार्य क्षेत्र फैलता चला गया और उनको अपने उद्यम करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये उस समय की नीति 1991 की आर्थिक नीतियों का ही तार्किक परिणति है कि भारत में आज सरकार कहती है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, यानी बिजनेस कौन करेगा? सरकार से आप रोजगार की उम्मीद मत रखिए, बल्कि सरकार कह रही है कि आप रोजगार प्राप्तकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित न करें, बल्कि रोजगार सृजनकर्ता के रूप में स्थापित करें। आप उद्यमी बने। यह 1991 के आर्थिक नीति की तार्किक परिणति है। वर्तमान में जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है, वो दो स्तरों पर काम करती है। जैसे भारत को हर क्षेत्र में, हर आर्थिक गतिविधि में निर्भर बनाना, और इसके साथ साथ एक और संलग्न क्या है कि व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कि मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए विभिन्न सदस्य लगातार कहते रहते हैं कि सरकार से आप रोजगार की उम्मीद मत करें, बल्कि रोजगार सृजनकर्ता बने। तो आत्मनिर्भर भारत का एक अतिरिक्त अर्थ रोजगार सृजनकर्ता के रूप में अपने आप को डेवलप करने से भी संबंधित है। इसी पूरी संकल्पना में ये पूरा टॉपिक उद्यमियों के राइज का उभर उठता है। अब हम देखते हैं कि ये राइज कहां तक हो पाया है, इसकी वास्तव में वास्तविकता क्या है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग हकीकत को बयां करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी क्या कह रहा है। ये कहता है कि जनवरी अप्रैल 2023 की स्थितियों के अनुसार भारत में टोटल रोजगार की संख्या है 41 करोड़ 29 लाख, जिसमें जनवरी अप्रैल 2019 के बाद इसमें लगभग 86 लाख लोग शामिल हुए। यानी कि पैंडेमिक से पहले के जो आंकड़े थे, उसके बाद केवल 86 लाख लोग इस 41 करोड़ 39 लाख के टोटल रोजगार में शामिल हुए हैं। जो कुल रोजगार लोग कर रहे हैं, उसकी 4 कैटेगरी मुख्य है। यानी टोटल रोजगार कितना हो गया? 41 करोड़ 39 लाख। और जो रोजगार लोग कर रहे हैं, अगर उसको सब कैटेगरीज में डिवाइड करें तो उसकी 4 मुख्य सब कैटेगरीज बनती है। वे 4 मुख्य सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? बिजनेसमैन की, तनख्वाह प्राप्त करने वाले लोगों की, छोटे व्यापारी और मजदूरी करने वाले लोगों की, मजदूरों की, और किसानों की। अब यहां पर 2 तथ्य
महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस पूरे संदर्भ में। पहला तथ्य तो ये है कि जो ये टोटल रोजगार है 41 करोड़ 39-29 लाख का, इसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल तीन कैटेगरी सब कैटेगरीज पर जाता है। किसानों पर, छोटे व्यापारी और मजदूरों पर, और तनख्वाह करने वाले लोगों पर। इसमें बिजनेस मैन जो है वो सबसे निचले स्तर पर है, ये सीएमआई कह रहा है। जैसा कि आप यहां भी इसके आंकड़ों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है, ये हरे रंग का जो ग्राफ है, इस सबसे निचले स्तर पर आपको यहां पर दिखेगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पैंडेमिक के बाद की जो स्थिति है, यानी जनवरी अप्रैल 2019 के बाद वर्तमान में जो स्थिति है, केवल एक ही रोजगार क्षेत्र ऐसा हो पाया है जो पैंडेमिक के पूर्व की स्थिति में आ पाया है, यानी उसने अपनी इतनी वृद्धि दर हासिल कर ली है कि वो पैंडेमिक के पूर्व की स्थिति पर है। वो कौन सा स्तर है? वो है बिजनेसमैन का। अभी तक किसान, छोटे व्यापारी और मजदूर और तनख्वाह पाने वाले लोग उस स्तर पर आए ही नहीं है पैंडेमिक पूर्व की स्थिति पर। और इस बिजनेसमैन की कैटेगरी में 84 लाख लोग नए शामिल हुए। 84 लाख लोग नए शामिल हुए। यहां से क्या स्थिति दिखती है कि जब 84 लाख नए लोग बिजनेस करने में शामिल हुए, इन बिजनेस मैन बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन की कैटेगरी को सामान्यतः उद्यमी के रूप में व्याख्यात किया जाता है कि सरकार ने जो इनको इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन राशि दी है, उससे इनके सपने पूरे हुए हैं और इन्होंने रोजगार की इतनी बेहतर दशाएं पैदा की हैं कि इस सेक्टर में लगभग 84 लाख नई नौकरियां पैदा हो गई। ये सामान्य पिक्चर बनती है। लेकिन आगे की जब हम इन आंकड़ों को विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं तो ये अलग ही कहानी बयां करते हैं। वो क्या कि जब बिजनेस वर्क की हम बात करते हैं तो बिजनेस वर्क को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बिजनेसमैन, दूसरा है क्वालिफाइड स्वरोजगार प्राप्त प्रोफेशनल्स, और तीसरा है स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति। बिजनेसमैन कैसे, किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? बड़े उद्यम को स्थापित करने वाला व्यक्ति जो उपलब्ध मानव संसाधन और पूंजी का उपयोग करने में पूरी तरह से इस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है, इस कैटेगरी में रखेंगे आप बिजनेसमैन को। क्वालिफाइड स्वरोजगार प्राप्त प्रोफेशनल्स में क्या रखेंगे? इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण है, क्वालिफाइड और प्रोफेशनल्स। ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपनी क्वालिफिकेशन का, अपनी कुशलता का प्रयोग करके स्वरोजगार करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से? इसमें डॉक्टर्स आ जाएंगे, इसमें वकील आ जाएंगे, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे, इसमें कंसल्टेंट आ जाएंगे। और तीसरा एक वर्ग कौन सा है? स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों का, जिनके पास न तो वित्तीय पूंजी है, न अतिरिक्त मानव संसाधन है, और इनके पास किसी तरह की प्रोफेशनल योग्यता भी नहीं है, प्रोफेशनल कुशलता भी इनके पास नहीं है। ये आंकड़े क्या प्रस्तुत करते हैं? अभी हमने देखा था कि बिजनेस करने वालों में बिजनेस ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने पूर्व कोविड स्तर की वृद्धि दर को प्राप्त किया है और इसमें 84 लाख लोग शामिल हुए हैं। इससे एक अच्छी पिक्चर दिखती है। लेकिन ये जो सब कैटेगरीज ये दिखाती है वो ये बताती है कि ये जो स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति है, इसमें ही अधिकांशतः ये पूरा का पूरा सेक्टर सिमट गया है। यानी स्वरोजगार करने वाले सेल्फ एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इस पूरी बिजनेस कैटेगरी के 70 से 80% है। दूसरे नंबर पर बिजनेसमैन है, जिनको हम वास्तविक उद्यमी कहते हैं, उद्यमी के रूप में पहचान करते हैं जिनकी, इनका प्रतिशत जो है वो केवल 15 से 20% है। और जो क्वालिफाइड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रतिशत है 1 से 2%। यह स्थिति बयां करती है कि किस प्रकार से जो पूरा का पूरा उद्यम है वो स्वरोजगार के क्षेत्रों में, जैसे स्वरोजगार में कौन से आ जाएंगे? टैक्सी ड्राइवर आ जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर,
आपके ब्रोकर्स आ जाएंगे, ब्यूटिशियंस, बार्बर्स इसके अंतर्गत, साथ ही इंश्योरेंस एजेंट। इनके पास न तो वित्तीय पूंजी है, न मानवीय संसाधन है, न प्रोफेशनल स्किल्स हैं। तो पूरा का पूरा रोजगार उद्यमियों का जो हम मानते हैं वो इस क्षेत्र तक सीमित हो गया है। इसलिए उद्यमियों के उभार की जो वास्तविक पिक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो ये बताती है कि भारत में जो रोजगार की प्रकृति है वो वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है, बल्कि भारतीय स्वरोजगार, अपना कोई काम करने में व्यस्त, रोजगार की जो प्रकृति है वो स्वरोजगार तक, सेल्फ एम्प्लॉयड तक सीमित हो गई है। समष्टिगत आर्थिक स्तर पर इसके क्या मायने हैं? मैक्रो लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि भारत में जो बिजनेस क्लास है, जिसको सामान्यतः एंटरप्रेन्योर्स के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, और इसको बड़े बड़े स्तर पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ये वास्तव में रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाया है, और ये भारत की खराब आर्थिक स्थितियों को प्रदर्शित भी करता है। और भारत का जो परसेप्शन भारत के बारे में बना हुआ है, परसेप्शन क्या बना हुआ है कि भारत दुनिया में उद्यमियों का हॉट स्पॉट है, ये परसेप्शन है। ये परसेप्शन पूरी तरह से हॉलो है, खोखला है। ये विडंबना है इस पूरे टॉपिक की, और इसीलिए हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि वास्तव में एंटरप्रेन्योर्स के उभार की वास्तविकता क्या है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? पहला स्टेटमेंट है, CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्राइवेट आर्थिक थिंक टैंक है जो 1976 में अस्तित्व में आया था। दूसरा स्टेटमेंट है, CMIE के अनुसार जनवरी अप्रैल 2019 के बाद से जनवरी अप्रैल 2023 तक लगभग 86 लाख अतिरिक्त व्यक्ति रोजगार में शामिल हुए हैं। आपके स्टेटमेंट, आपका जो ऑप्शंस हैं वो है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है और न तो दो सही है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।